नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 4 डेकेड्स में मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल डेवलपमेंट स्टोरीज में से एक रही है। यह ग्रोथ ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रिलेंटलेस ड्राइव की वजह से हो पाई है। इस ग्रोथ ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बदल कर रख दिया, लेकिन इस डिजिंग ग्रोथ और हाइपर मॉडर्न सिटीज के पीछे एक परसिस्टेंट चैलेंज छुपा हुआ है, जिसे एनालिस्ट अक्सर ओवर कैपेसिटी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स खासकर इन प्रॉब्लम्स को लेकर काफी कंसर्न रहा है। फॉर एग्जांपल, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि चाइना की गवर्नमेंट अनफेयर और नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी मानना है कि इन नॉन मार्केट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस की वजह से चाइना की ओवर कैपेसिटी और एक्सपोर्ट सर्जेस बढ़ती जा रही हैं, जो अमेरिकन वर्कर, बिजनेसमैन और कम्युनिटीज के लिए एक सिग्निफिकेंट नुकसान पैदा कर सकती हैं। यहां एक कीवर्ड है ओवर कैपेसिटी, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चाइनीज गुड्स पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। एग्जांपल के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स पर टैरिफ बढ़ा दिए, जो चाइना की पॉलिसी ड्रिवन ओवर कैपेसिटी के अगेंस्ट थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस ओवर कैपेसिटी की वजह से प्राइसेस डिप्रेस्ड हो रही हैं। अब जब दुनिया का करंट सुपर पावर चाइना की ओवर कैपेसिटी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो क्या यह सिर्फ उनका ही इशू है या पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है? इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ओवर कैपेसिटी होती क्या है। तो दोस्तों, यहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर कैपेसिटी क्या है, क्या चाइना के रैपिड ग्रोथ के साथ कैसे जुड़ी हुई है और इसका असर दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी कहानी के साथ शुरू करते हैं, जो चाइना तक सीमित नहीं है, जो बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री को, हर एक कोने को प्रभावित करने का काम कर रही है। ओवर कैपेसिटी है क्या? तो दोस्तों, ओवर कैपेसिटी को समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री जो चाइना में स्थित है, जो हर दिन 1000 सोलर पैनल बनाने के लिए सेटअप की गई थी। अगर उन सोलर पैनल की डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को अगर हम काउंट कर लें, सिर्फ 700 पर डे है, तो उस फैक्ट्री का ओवर कैपेसिटी 300 सोलर पैनल के आसपास हो गया। टोटल ही इतना हो गया। नेशनल लेवल पर ओवर कैपेसिटी का मतलब है कि इस तरह के गैप्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं। स्टील में भी, कंक्रीट में भी, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रियल एस्टेट और भी कई जगह पर यह ओवर कैपेसिटी मौजूद है। समय के साथ साथ ये परसिस्टेंट ओवर कैपेसिटी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती है, जैसे वेस्टेड कैपिटल, डिप्रेस्ड प्राइसेस और इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट डेट। चाइना में ये गैप जो है वो अक्सर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। स्टील मिल्स जो लोकल और फॉरेन मार्केट की डिमांड से ज्यादा स्टील चाइना के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, कोल माइंस जिनकी प्रोडक्शन एनर्जी डिमांड से बहुत ज्यादा होती है, या प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपार्टमेंट बना देते हैं जहां कुछ ही लोग रहते हैं। ओवर कैपेसिटी सिर्फ आइडल मशीन्स या खाली अपार्टमेंट का इशू नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, एम्प्लॉयमेंट और बीजिंग की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को डीपली इंपैक्ट करती है। तो चाइना यहां तक कैसे पहुंचा? अगर हम हिस्ट्री में ज्यादा डीप ना भी जाएं, तो चाइना के पिछले कुछ डेकेड्स की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से ही आप ये सब चीजें समझ सकते हो। इसके लिए कई सारे चार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चाइना ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा बाय ओपनिंग अप कुछ सेक्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए चाइना ने जब अपने कुछ सेक्टर्स को ओपन किया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स बढ़ गई। अक्सर 10% एनुअली से भी ज्यादा चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव किया। इससे चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बनने में मदद मिली, जहां अनप्रेसिडेंटेड पेस पर कंज्यूमर गुड्स जो थी वो बनाई जाने लगी। लेकिन डेकेड्स बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सन 2000 में शिफ्ट हुआ, तो चाइना की ब्रेकनेक ग्रोथ मॉडरेट होने लगी, यानी कि 10% की ग्रोथ रेट जो थी वो कम होने लगी, वो स्लो होने लगी। गवर्नमेंट ने खुद समझा कि परपेचुअल 10% जीडीपी ग्रोथ रेट अनसस्टेनेबल है और एक न्यू नॉर्मल की तरफ पिवट करना शुरू किया चाइना ने भी, जो स्लोअर और ज्यादा बैलेंस ग्रोथ पर फोकस करता था। कंजम्पशन, सर्विसेज और हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को एम्फेसाइज किया गया। लेकिन उसी टाइम पे जो हैवी इंडस्ट्रीज बूम इतने सालों के दौरान एक्सपेंड हुआ था, वो इतनी जल्दी श्रिंक जो था वो चाइना के अंदर नहीं हुआ। इसी वजह से चाइना को एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली स्टील, सीमेंट और कोल माइनिंग जैसे हिस्टोरिकली कोर इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन हिस्ट्री पूरी कहानी नहीं बताती है, इसलिए चलिए की ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं जो चाइना की ओवर कैपेसिटी के पीछे है। चाइना की ओवर कैपेसिटी की ड्राइव को समझने के लिए 3 मुख्य कारण जो है वो हमको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला रीजन है इजी क्रेडिट और चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का रोल। आप देखिए,
सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चाइना के अंदर कमाने का काम नहीं करते हैं, बट सबसे ज्यादा डेट जो चाइना के अंदर लिया जाता है वो इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के द्वारा भी लिया जाता है। यह बात काफी टाइम से नोन है कि चाइना का बैंकिंग सिस्टम स्टेट ओन्ड या स्टेट इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन को डोमिनेंस में रखता है। ये वो बैंक है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। यही बैंक एससीओज को जेनरस लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जनरस लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि स्ट्रिक्ट कमर्शियल वायबिलिटी को। इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने फिर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रैपिडली एक्सपेंड की, कभी कभी एक्चुअल मार्केट कंडीशन को इग्नोर करते हुए अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ाते गए। यहां जो ग्राफ है वो आपको दिखाई देगा, पिछला जो ग्राफ था जो दिखाता है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू जीडीपी का रेशियो कितना है। आप यहां देख सकते हो कि कितना बड़ा और तेजी से क्रेडिट इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हाथों में चाइना के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक यह फिगर 35.5% है। शुरू में यह छोटा लग सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सन 2020 में चाइना का जीडीपी लगभग 14.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। मतलब चाइना की जीडीपी का 35.5% अप्रोक्सीमेटली 5.2 ट्रिलियन होता है, जो गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को क्रेडिट के रूप में एलोकेट कर दिया गया। यह छोटी फिगर बिल्कुल नहीं है, खासकर हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर कंपेयर करें। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो शेयर है टोटल डेट के अंदर वो चाइना के मुकाबले लगभग आधा है। चाइना का जहां 35.5% के आसपास है, वही अमेरिका का सिर्फ 19.5% के आसपास है। चाइना के इस डाटा को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है ये है कि उसमें उनकी दूसरी फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जैसे दूसरी तरीके से जो चाइना अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट देता है वो सिर्फ इस डेट के अंदर शो नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट गारंटी देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सेस देती है, या पॉलिसी डायरेक्टेड लैंडिंग जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए चाइना के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिनमें अक्सर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर्स ही होते हैं। ये लोन्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अगर इन प्रोजेक्ट्स पर रेवेन्यू जो है और लोन रीपेमेंट का जो शेड्यूल है उसके बीच में अगर मिसमैच हो जाए, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी पर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन ला सकता है। जैसे स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना के बैंक्स काफी ज्यादा लोन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ही एलोकेट करते हैं। जहां 2080 में ये 80% से ज्यादा, 2018 में ये 80% से ज्यादा था, इससे ज्यादा का लोन जो है वो सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एलोकेट एक साल के अंदर किया गया था, जो उस साल के चाइना के टोटल डेट, सिर्फ किसी एक सेक्टर के डेट को नहीं, गवर्नमेंट के डेट को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो उसका 50% ये हो जाता है। यानी कि चाइना की ओवर कैपेसिटी के पीछे एक और बड़ा रीजन ये है कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। सालों तक चाइना का इंडस्ट्रियल बेस एक्सपोर्ट्स पर हेविली रिलाई करता रहा। जो प्रोडक्ट्स चाइना में बनते थे वो अमेरिका, यूरोप और दूसरी मेजर इकोनॉमीज में भेजे जाते थे। जब चाइना के एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे थे तो नई फैक्ट्रीज और मिल्स लगातार बनती जा रही थी, लगातार उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा था। ये जो ग्राफ है वो आपको दिखाएगा कि चाइना का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कितना ज्यादा है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है वो कितना ज्यादा है। अगर आप देख सकते हो कि पिछले कुछ डेकेड्स में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस के ऊपर ग्रो भी किया है। इस चार्ट को अगर आप एनालाइज करो कि चाइना ने कितना ज्यादा हर एक कंट्री के साथ अपना जो ट्रेड सरप्लस है वो अचीव किया है और कितना ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो चाइना हर साल कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो इस पीछे के पीछे ग्राफ के अंदर ये कितना फास्ट और सब्सटेंशियल तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2022 में एक रिकॉर्ड चाइना ने एस्टेब्लिश किया था जब चाइना ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस अचीव करने का काम किया था, जो उस साल के वर्ल्ड के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 10% से भी ज्यादा था। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और उसके बाद के इकोनॉमिक शिफ्ट के कारण ग्लोबल डिमांड का ग्रोथ जो था वो थोड़ा स्लो हो गया। ट्रेड फ्रिक्शंस खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते गए। इन चेंजेस के बावजूद चाइना के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेशनल रही, ज्यादातर पार्शियल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेशनल रही, बट फिर भी ऑपरेशनल रही, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया। तीसरा और एक बड़ा इशू है चाइना का मैसिव अर्बनाइजेशन पुश, जहां लाखों लोगों ने रूरल एरिया से सिटीज की तरफ माइग्रेशन किया। इसने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को एक बूम तो दिया। यहां एक ग्राफ आपको दिखाई देगा कि चाइना का अर्बनाइजेशन किस पेस पर चला। 1960 से अगर हम देखें, 1980 से अगर हम देखें तो 2022 तक चाइना की अर्बन पॉपुलेशन शेयर को एक्सटेंसिवली ग्रोथ होते हुए हम देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यह बढ़ती जा रही है। 1980 में सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो थी चाइना की वो अर्बन एरियाज में रहती थी। 2022 तक यह शेयर बढ़कर 64% के भी ऊपर चला गया। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इंपैक्ट यह हुआ कि चाइना के डेवलपर्स ने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और ब्लॉक्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि माइग्रेशन और हाउसिंग
हाउसिंग डिमांड आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लोकल गवर्नमेंट जो लैंड सेल रेवेन्यूज के लिए बहुत ज्यादा उतारू थी, उन्होंने जमीनें बेच बेचकर अपना रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज किया। नए डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े जमीन का एरिया जो था वो खोल दिया गया, वो लोगों को बेच दिया गया। लेकिन जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आनी शुरू हो गई। चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट गिरने लग गया। आप जो स्पेकुलेटिव डेवलपमेंट और इजी क्रेडिट पर ओवर रिलायंस की फ्रेजिलिटी को हमारे सामने एक्सपोज करने का काम करता है। आप देखो इसमें स्टार्ट के अंदर इसके कोज और इफेक्ट्स से घोस्ट टाउन्स का कंसेप्ट जो था वो चाइना के अंदर शुरू हुआ, जब बड़े बड़े एरियाज में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन वहां रहने वाले लोग ही नहीं है। ये रियल एस्टेट ओवरहैंग और एक डायमेंशन ऑफ ओवर कैपेसिटी को ही हमको दिखाने का काम करता है। कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ग्लास एटसेट्रा, इन सब की कैपेसिटी एक्चुअल डिमांड से काफी ज्यादा चाइना के अंदर इन सब चीजों के चलते हो गई। चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर के नेगेटिव इंपैक्ट को दिखाने के लिए चलिए इसी ग्राफ को दोबारा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये चाइना के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का जो एक ग्राफ है, ये ईयर ऑन ईयर चेंज को आपको दिखाता है। आप देखोगे कि नए हाउसेस की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मई 2022 के बाद से नए हाउसेस प्राइस के जो प्राइसेस थे वो लगातार गिरने शुरू हो जाते हैं। रेजिडेंशियल प्राइसेस इंडेक्स जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और अब ये घटकर और भी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि अब ये डाटा जो है वो 2024 तक आ चुका है, तो और भी ज्यादा कम हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्शन चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी प्रॉब्लम और इकोनॉमी पर उसके रिपल इफेक्ट्स को हमको क्लियरली दिखाने का काम करता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे बड़ी पार्ट की, जो कि है चाइना के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। दोस्तों, चाइना की ओवर कैपेसिटी के साथ साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अननेसेसरी डेट से लेकर एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉफिट मार्जिन्स और दूसरी चीजों तक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉफिट मार्जिन्स की ही है। एक एग्जांपल लेते हैं हम स्टील सेक्टर का, स्टील इंडस्ट्रीज का। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर माना जाता है। यहां एक ग्राफ है जो आपको टॉप स्टील प्रोड्यूसर, जो कि हर एक चाइना का जो भी आपको स्टेट दिखेगा, लगभग हर स्टेट के अंदर आपको दिखेगा कि चाइना का एक बड़ा स्टील प्लांट मौजूद है, और ओवरऑल चाइना 1 बिलियन टन से भी ज्यादा हर साल स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि इस ओवर प्रोडक्शन ने ग्लोबल स्टील प्राइसेस को नीचे गिरा दिया। चाइना पर अक्यूज किया गया है कि वो स्टील को डंपिंग के थ्रू, यानी मार्केट प्राइसेस से नीचे बेचकर ट्रेड डिस्प्यूट और टैरिफ क्रिएट करता है। एक और प्रॉब्लम है जो चाइना की ओवर कैपेसिटी क्रिएट करती है, और वो है इमर्जिंग इकोनॉमीज को क्राउड आउट करना, क्योंकि चाइना की डोमेस्टिक डिमांड वीक है और ओवर कैपेसिटी एक्सपोर्ट सरप्लस लीड करती है। यानी कि अगर आपके देश के अंदर आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होगा, तो आप उसको बाहर बेचोगे, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। इस वजह से कहा जाता है कि चाइना ने दूसरी इमर्जिंग मार्केट के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर दिया है। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चाइना का जो नेट ट्रेड इन गुड्स का जो डाटा है वो आप देखिए इसके अंदर। ये आपको दिखाएगा कि आप देख सकते हैं यहां कैसे चाइना के एक्सपोर्ट सरप्लस सालों में काफी बड़े हैं। 2022 में चाइना का नेट ट्रेड इन गुड्स का मैसिव $665 बिलियन था, जो कई बड़ी इकोनॉमीज के टोटल से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही ये ह्यूज सरप्लस इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ये एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। इनके इंडस्ट्रीज चाइना के एक्सपोर्ट डोमिनेंस के अगेंस्ट कंपीट करने में स्ट्रगल करते हैं। बाकी कंट्रीज की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो चाइना के एक्सपोर्ट डोमिनेंस के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर पाते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पर ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होती है, लेकिन चाइना की ओवर कैपेसिटी ग्लोबल मार्केट टू लो कॉस्ट गुड्स से फ्लो कर देती है। यानी कि दूसरी कंट्रीज भी अपनी कंट्री के अंदर से बाहर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट चाइना के चलते, उनकी ओवर कैपेसिटी के चलते ग्लोबल मार्केट जो है वो लो कॉस्ट गुड्स से फ्लड कर जाती है, जिससे उन नेशंस के लिए अपनी जगह बनानी मुश्किल हो जाता है, जो अभी अभी एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जांपल के लिए अगर आप समझे, चाइना का जो एशियान के साथ जो ट्रेड है, एशियान के साथ चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है, 2014 से 2023 तक चाइना ने कंसिस्टेंटली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो ट्रेड किया, उसमें सरप्लस जो था वो मेंटेन किया, सरप्लस हासिल किया। ये डिस्प्रोपोर्शनेट ट्रेड एडवांटेज इमर्जिंग मार्केट की इंडस्ट्रीज के स्केल को खत्म करने में या उनकी एबिलिटी को डेवलप करने में लिमिटेशन प्रोवाइड करती है, उनको अपने स्तर पर ग्रोथ करने में रोकती है। चाइना से इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंपोर्ट करने पर डिपेंडेंट बनना पड़ता है। आखिरी प्रॉब्लम जो यहां नजर आती है हमको चाइना के साथ जुड़ी हुई, वो है चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी और मोनोपोलिस्टिक रिस्क। डेवलपिंग कंट्रीज अब ज्यादातर इंटरमीडिएट गुड्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज अब अपनी कंट्री के अंदर भी अगर कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसका कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से ही आता है। चाइना पर डिपेंडेंट हर एक कंट्री होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि
इन नेशंस के पास अपने इंडस्ट्रीज के क्रिटिकल इनपुट सोर्स करने के लिए लिमिटेड अल्टरनेटिव बचे हैं और चाइना उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। यह बढ़ती हुई डिपेंडेंसी डेवलपिंग इकोनॉमीज को मोनोपोलिस्टिक रिस्क के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जैसे प्राइस मैनिपुलेशन, गुड्स का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और चाइना के थ्रू इकोनॉमिक कोअर्शन। कुछ स्टडीज ये भी कहती है या उनका ये भी कहना है कि 2022 में इमर्जिंग मार्केट्स के 20% प्रोडक्ट कैटेगरीज का सप्लाई प्राइमरीली 50% से भी ज्यादा चाइना के थ्रू ही होता था। 2019 में ये सिर्फ 15% था और सिर्फ 3 सालों के अंदर चाइना ने उसको 15% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ये डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करने का काम करती है। एग्जांपल के लिए रेयर अर्थ के सेक्टर में चाइना के डोमिनेंस ने उसे पॉलिटिकल लेवरेज भी दिया है। 2010 में चाइना ने जापान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। यह दिखाता है कि कैसे ऐसे मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल को जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। चाइना की ओवर कैपेसिटी की प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल लेवल तक ही सीमित नहीं है बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी है। हालांकि ये इशू इस वीडियो में ज्यादा हाईलाइट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा अलग तरीके से हैं। वेस्टर्न व्यूअर्स का ये मानना है या वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि चाइना, उसका गवर्नमेंट और खुद शी जिनपिंग ये नहीं समझते हैं कि चाइना को ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। ये डिनायल या फिर ओवर कैपेसिटी रिस्क को इग्नोर करना प्रोलॉन्ग्ड इनएफिशिएंसी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है। जब इंडस्ट्री स्टेट प्रोटेक्शन और सब्सिडीज के अंदर ऑपरेट करती हैं तो मार्केट डायनेमिक्स और ज्यादा डिस्टॉर्ट होती जाती हैं, लेकिन फिर भी चाइना इन सब चीजों को करता जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपसे बात शेयर करी वो सही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।